हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे आप सभी लोग? आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और सुरक्षित होंगे। एवरीडे 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज फॉर अप्लाइड मैकेनिक्स, जिसका कि आज लेक्चर नंबर 2 है और ये आप सभी के लिए डिजाइन किया गया है। नीचे जितना भी दिख रहा है आपको ईएसई, गेट, एसएससी, जेई, स्टेट इंजीनियरिंग, इसरो, डीआरडीओ, इन सभी एग्जामों के लिए और इंक्लूडिंग आपकी जो सेमेस्टर एग्जाम है उन सभी एग्जाम्स में भी ये जो एमसीक्यू क्वेश्चन है वो काफी हेल्पफुल आपके लिए साबित होंगे। तो चलिए बिना किसी देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज का पहला सवाल देखते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है कि 1 kg F इज इक्वल टू, मतलब आपको बताना है कि जो 1 किलोग्राम बल कितने की किसके बराबर होता है, ये आपको बताते हुए चलना है। ठीक है, तो ऑप्शन है हमारे पास में कि पहला ऑप्शन हमें दिया हुआ है 0.83 न्यूटन। फर्स्ट ऑप्शन में जैसे आप देख पा रहे हैं कि 0.83 न्यूटन। सेकंड ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं तो 3.77 न्यूटन सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक, थर्ड ऑप्शन में दिया है 4.5 न्यूटन और फोर्थ ऑप्शन में दिया है 9.8 न्यूटन। आपको इसमें से करेक्ट आंसर बताना है कि 1 किलोग्राम बल्क या 1 केजीएफ फोर्स कितने के बराबर होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि आंसर्स क्या होगा। आप भी लगाइए अपने मन में जो भी आंसर्स होगा आपके अकॉर्डिंग। तो हमारा राइट आंसर होगा, अगर राइट आंसर की बात करते हैं तो वो है 9.81 न्यूटन, मतलब कि ऑप्शन नंबर जो फोर्थ है वो हमारा राइट आंसर है। चलिए तो अगले सवाल की ओर चलते हैं और हमारा अगला सवाल है फोर्स फॉर्मूला इज, मतलब बल का सूत्र क्या होता है ये आपको बताना है। ठीक, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो आप इसमें ऑप्शंस की तरफ देखिए कि ऑप्शन क्या क्या आपको दिए हुए है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है F इज इक्वल टू एम इंटू वी, एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए, एफ इज इक्वल टू पी अपॉन ए या ऑल ऑफ दी अबव। इनमें से क्या ये ऑप्शन तीनों आपको दिख रहे हैं ये ऑप्शन सही है या फिर पूरे के पूरे जो आंसर है वो करेक्ट है, ये आपको बताना है कि करेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो चलिए करेक्ट आंसर की तरफ मूव करते हैं कि हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जिसमें दिया है फोर्स इज इक्वल टू एम इंटू ए। एम इंटू ए की अगर हम बात करते हैं मास अपॉन एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि द्रव्यमान गुना जो त्वरण होगा, ठीक है, ये हमारा क्या होगा, जो बल है इसका सूत्र होगा। ठीक है, बल बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक, चलिए आगे मूव करते हैं, अगला सवाल देखते हैं कि अगला सवाल हमारा क्या होगा। हमारा अगला सवाल है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख पा रहा है कि द मेन condition for the rigid body is that the distance between various particles of the body does change। मतलब कि आपको इसमें बताना है कि जो मेन कंडीशन पूछ रहा है कि मुख्य स्थिति किसी स्टैटिक बॉडी के लिए, रिजिड बॉडी के लिए, कठोर शरीर के लिए बोला है कि इज दैट द डिस्टेंस बिटवीन वेरियस पार्टिकल ऑफ द बॉडी दस चेंज, कि उनके जैसे मान लीजिए कि आपकी ये कोई बॉडी दी हुई है, एक तरह की रिजिड बॉडी है। अब इसमें छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के ये रिजिड बॉडी बनती है ना। तो इसमें बोला है कि क्या ये इनके जो आप पार्टिकल्स होते हैं ये आपस में एक दूसरे की गति चेंज करते हैं क्या, रिजिड बॉडी के लिए पूछा है। रिजिड मतलब जो आपका एक कठोर दृढ़ शरीर है ना, रिजिड बॉडी की बात किया है। तो आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसमें बताना है कि या क्या यह कथन सही है ना, या यह कथन गलत है। ठीक, तो अगर हम आंसर की तरफ देखें तो आप सभी को पता है कि रिजिड बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं होता और इस हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारा राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर जो सेकंड है बी, फॉल्स है। ये स्टेटमेंट गलत है ना, उसमें कोई चेंजेस होगा, डज नॉट चेंज, ये हम बोल सकते हैं। जैसे चलिए इसके थोड़ा सा हम एक्सप्लेनेशन को देखते हुए चलते हैं। अगर बोला है इसमें द मेन कंडीशन फॉर द रिजिड बॉडी इज दैट द डिस्टेंस बिटवीन वेरियस पार्टिकल ऑफ द बॉडी डज नॉट चेंज, है ना, वहां पर डज चेंज दिया था, यहाँ पर हमें बता रहा है डज नॉट चेंज बोल रहा है कि उनके बीच के जो पार्टिकल्स होते हैं, अगर कोई रिजिड बॉडी अभी हमने जैसे बताया था, तो इसके अगर बॉडी में अगर हम कोई फोर्स लगाते हैं या मूवमेंट होता है तो ये इसके पार्टिकल में अपने स्थान पर रहते हैं। ये अपने स्थान से, जैसे ये पार्टिकल है तो ये यहाँ नहीं चले जाएगा, क्या ये वाला यहाँ नहीं आ जाएगा, ये सभी अपने स्थान पर रहेंगे। ठीक है, इफ द डिस्टेंस डज नॉट चेंज द बॉडी इज नॉट टू बी कॉल्ड एज रिजिड। अगर बोला है कि अगर किसी वस्तु में, है ना, कि डिस्टेंस एक जगह से दूसरे जगह अगर चेंज
नहीं होगी, है ना। नॉट बॉडी इज नॉट टू बी कॉल्ड, अगर डिस्टेंस अगर चेंज होती है तो फिर उस बॉडी को हम रिजिड बॉडी नहीं कहेंगे, है ना। द फिक्स डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल्स इज वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर द इक्विलिब्रियम ऑफ द रिजिड बॉडी, मतलब कि बोला है कि इसके लिए ये आवश्यक है कि आपके जो पार्टिकल है किसी बॉडी के, रिजिड बॉडी के लिए खास करके, कि उसके पार्टिकल्स आपस में एक स्थान से दूसरे स्थान में उनका कोई मूवमेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये स्टेटमेंट हमारा दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है, संतुलन के लिए शरीर पर अभिनय करने वाला शुद्ध बल शून्य है, मतलब कि स्टेटमेंट दिया है आपको, फॉर इक्विलिब्रियम द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो, मतलब आपको बताना है कि कोई बॉडी जब इक्विलिब्रियम में है तो उसके लिए जो नेट फोर्स है, उस पे लगने वाला जो नेट फोर्स मतलब अगर हम बोल सकते हैं उसका कुल योग की बात कर सकते हैं, ठीक है। तो वो क्या जीरो होना चाहिए, ये स्टेटमेंट दिया हुआ है। तो आपको बताना है क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, मतलब सही है या गलत है, ये स्टेटमेंट में आपको दिया हुआ है, ये बताना है। चलिए इसका सही राइट आंसर की बात करते हैं कि राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर है इसका ये ट्रू है, बिल्कुल सही। कि अगर कोई इसका एक्सप्लेनेशन देखिए थोड़ा, कि यदि कोई बॉडी की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, कोई बॉडी है, अब उसकी इक्विलिब्रियम की कंडीशन की हम बात कर रहे हैं, ठीक, कि अब वो इक्विलिब्रियम में रहे, तो इक्विलिब्रियम की बात है तो इसके ऊपर लगने वाला फोर्स, मतलब इक्विलिब्रियम मतलब कि वो स्थिर अवस्था में रहना चाहिए। तो इधर से लगने वाला फोर्स मान लीजिए 5 किलो न्यूटन का है, तो इस डायरेक्शन में भी लगने वाले फोर्स का मान कितना होना चाहिए, उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगने वाले फोर्स का नाम 5 किलो न्यूटन। जब इन दोनों का सम होगा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में ये लग रही है, इधर से लग रहा है, ये इधर से लग रहा है, तो टोटल होगा 5 - 5, है ना, इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया कि नेट फोर्स हमारा क्या हो गया, दोनों का 0 हो गया। तो इसीलिए हम कहेंगे कि बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी इस कंडीशन में। देखिए, द इक्विलिब्रियम इज ओनली अटेन्ड इफ द नेट फोर्स ऑन द बॉडी टेंड्स टू बी इक्वल टू 0। वैसे बोला है कि इसके लिए आवश्यक है कि अगर बॉडी आप चाहते हैं कि इक्विलिब्रियम में रहे, तो इसमें जो नेट फोर्स होगा, दोनों फोर्स जो हमने लगाए, नेट फोर्स इसका 0 होना चाहिए। दस द फोर्स कैंसिल आउट, मतलब अगर ये इस तरह से फोर्स कैंसिल आउट हुए, इफ this happens, there is no motion of the body along with any direction and hence the body is said to be in equilibrium। भाई उसके तरफ हमने देखा कि नेट फोर्स इसके ऊपर 0 लग रहे, बॉडी में कोई मोशन नहीं होगा, ठीक। तो इस तरह से बोला कि बॉडी इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहेगी, बॉडी कहीं मूवमेंट नहीं करेगी। द हियर बॉडी इज अ रिजिड बॉडी, तो इस तरह हमने देखा कि वो एक रिजिड बॉडी भी है, ठीक, क्योंकि इक्विलिब्रियम में है, कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, पार्टिकल्स में भी कोई मूवमेंट नहीं होगा, तो वो एक रिजिड बॉडी की कैटेगरी में उसको काउंट करते हुए चलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। आपको कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, इन स्टेटमेंट्स को देख करके आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट होगा। फर्स्ट दिया है, the application of the conditions of the equilibrium of the body is valid in the 2D। ठीक, इसमें बोला है कि कोई बॉडी है, उसकी संतुलन की अवस्था के लिए हमने बोला है कि केवल वो 2D के ऊपर मान्य होती है, ये बताया है, ठीक है। दूसरी कंडीशन में दिया है, द एप्लीकेशन ऑफ द कंडीशन ऑफ द इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी इज वैलिड ओनली 3D। क्या ये 3D के लिए वैलिड होती है, यानी जो एप्लीकेशन ऑफ द बॉडी है इसके लिए सारी जो कंडीशंस लगती है ना, तो क्या वो 3D के लिए वैलिड है। थर्ड ऑप्शन दिया है, द एप्लीकेशन ऑफ द कंडीशंस ऑफ द इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी इज वैलिड ओनली इन दैट 1D, है ना। क्या ये 1D के लिए है ना। दो आपको 3 अब तक के ऑप्शन बता दिए गए हैं, लास्ट ऑप्शन आपका द एप्लीकेशंस ऑफ द कंडीशंस ऑफ द इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी इज वैलिड थ्रू आउट, ठीक है, कि क्या यह बोला है कि ये संतुलन की शर्तें सभी के लिए मान्य है, ऐसा आपको बताना है, ठीक। इतने ऑप्शंस आपको दिए हुए थे। चलिए करेक्ट आंसर की बात करते कि करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा। तो करेक्ट आंसर है हमारा कि 1 सेकेंड, कि अगर हमने देखा द एप्लीकेशंस ऑफ द कंडीशंस ऑफ द इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी इज वैलिड थ्रू आउट, मतलब जो लास्ट ऑप्शन जो आपको दिया हुआ है, लास्ट ऑप्शन मतलब जी वाला ऑप्शन की बात करते हैं हम इस ऑप्शन की, तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। मतलब बताया है कि सभी के लिए थ्रू आउट, मतलब सभी के लिए ये कंडीशन बोला है लागू होगी। द एप्लीकेशन ऑफ द कंडीशन ऑफ द इक्विलिब्रियम of the body is valid throughout. This means that the conditions are
इर्रिस्पेक्टिव, मतलब बताया है कि इस तरह की कंडीशंस के सभी के ऊपर अप्लाई होगी। और ये बोला है कि ये डायमेंशंस के ऊपर कोई डिपेंड नहीं करेगी कि भाई आपका 1D है, 2D है, 3D है। द कंडीशंस आर द बेसिक रूल्स दैट डिफाइन द इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी एंड दस आर एप्लीकेबल इन द एनी डायमेंशन ऑफ द रियल एक्सिस। मतलब कोई रियल एक्सिस है तो उसके किसी भी डायमेंशन पे ये हमारी जो नियम है ये कार्य करता है। ठीक, जैसे बताया इसमें हिंदी में अगर हम एक्सप्लेन कर दे कि शरीर के संतुलन की शर्तों के लिए आवेदन पूरे में मान्य है, सभी के लिए मान्य है। इसका मतलब यह है कि स्थिति या आयामों के बावजूद है, स्थिति या मूल नियम है जो कि शरीर के संतुलन को परिभाषित करती है और इस प्रकार वास्तविक अक्ष के किसी भी आयाम में लागू होते हैं। ठीक है, चलिए, तो इस तरह हमारा ये क्वेश्चन आंसर की सीरीज रही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।